नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है 70वीं बीपीएससी पीटी के लिए दृष्टि आईएएस के 14th नंबर टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके तहत भी हम लोग जो है 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में चर्चा करेंगे। ये 14th नंबर का टेस्ट पेपर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो है टेस्ट पेपर एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर है और इसके तहत जो है सारे सब्जेक्टों को कंबाइंड किया गया है। तो ये जो है प्रैक्टिस के पर्पज से 70वीं बीपीएससी पीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, संघर्षग्रस्त इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो ए ऑप्शन है ऑपरेशन गंगा, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन अजय, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन देवी शक्ति, चौथा ऑप्शन है ऑपरेशन कावेरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन अजय चलाया था भारत सरकार ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह घोषणा जो है गाजा पट्टी में जब जो है हमास उग्रवादियों को लक्षित करने के उद्देश्य से इजराइल द्वारा चलाए जा रहे सैन्य अभियानों को देखते हुए ये कदम उठाया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, मेरा युवा भारत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह एक स्वायत्त निकाय है जो 18 से 35 वर्ष की आयु के तरुणों को लाभान्वित करेगा। दूसरा कथन है, यह कार्यक्रम देश के वंचित तरुणों पर अधिक ध्यान देने पर केंद्रित है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दूसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा कि अभी हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत को जो है की स्थापना को मंजूरी दी है, जो युवा विकास और युवा नेतृत्व के विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में कार्य करेगा। और मेरा युवा भारत नामक निकाय राष्ट्रीय युवा नीति में युवा की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा। और इस कार्यक्रम के घटक जो है विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए हैं, जिसके लाभार्थी 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के किशोर होंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाए पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्योंकि दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि यह निकाय अलग अलग व्यक्तिगत संपर्क के बजाय प्रोग्रामेटिक कौशल का विकास कर अनुभव रहित शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व में कौशल सुधार करेगा और एक केंद्रीकृत युवा डेटाबेस भी तैयार करेगा। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन से नए खेल को 2028 ओलंपिक खेलों में शामिल करने का प्रस्ताव है। पहला है क्रिकेट T20, दूसरा है फ्लैग फुटबॉल, तीसरा है स्क्वैश, चौथा है लैक्रोस। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे तीसरे का करेक्ट आंसर है कि यहाँ पे चारों ही खेलों को सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है बेसबॉल को भी सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत का पहला नैनो डैप संयंत्र भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थापित किया गया है। तो यह जो है गांधीनगर के कालोल में इफ्को के नैनो संयंत्र का उद्घाटन किया गया गुजरात में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार प्राप्त धोर्डो ग्राम किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। तो ये जो है गुजरात में है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां, विश्व पोलियो दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जोनास साल्क के जन्म दिवस के स्मरण में प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है।
दूसरा कथन है कि भारत को वर्ष 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो मुक्त प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे छठे में देखा जाए, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और दूसरा भी यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पोलियो दिवस 2023 का थीम टुगेदर वी एंड पोलियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से किस स्मारक को विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 7वें का कंबोडिया स्थित अंकोर वाट और इटली के पोम्पोई को पीछे कर जो है विश्व का 8वां अजूबा बन गया है कंबोडिया का अंकोर वाट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन। और अंकोर वाट जो है कंबोडिया में स्थित एक मंदिर परिसर है। यह दुनिया की सबसे बड़े धार्मिक स्मारकों में से एक भी है। इसकी स्थापना मूल रूप से खामेर साम्राज्य के लिए भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर के रूप में इसकी स्थापना की गई, लेकिन धीरे धीरे 12वीं शताब्दी के अंत तक इसे एक बौद्ध मंदिर में बदल दिया गया और 12वीं शताब्दी की शुरुआत में खामेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा खामेर साम्राज्य की राजधानी यशोधरपुर, जिसे वर्तमान में अंकोर कहा जाता है, में इसका निर्माण उनके राज मंदिर और संभावित मकबरे के रूप में करवाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, विश्व एड्स दिवस 2023 का थीम क्या है। तो प्रतिवर्ष जो है 1 दिसंबर को विश्व स्तर पर विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। और पहली बार जो है वर्ष 1988 में इसको मनाया गया था, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस दिन को मान्यता प्रदान की थी। इसके अलावा विश्व एड्स दिवस 2023 का थीम था लेट कम्युनिटीज़ लीड, इसका थीम था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक उपदर्शन प्रमाणन टैग दिया गया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो यह जो है मेघालय से संबंधित है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किन स्थलों को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2023 हेतु यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हुआ है। पहला है रामघाट गेट, दूसरा है पीपल हवेली, तीसरा है चर्च ऑफ एपिफेनी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 10वें में देखा जाए तो करेक्ट आंसर होगा, तीनों ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृतसर में क्या है, राम गेट है, रामबाग गेट है, गुरदासपुर की पीपली हवेली और गुरुग्राम का जो है चर्च ऑफ एपिफेनी। इनको सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों में प्रतिष्ठित स्थान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, पीएम स्वनिधि ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह जो है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12वां, प्रोजेक्ट कुबेर शुरू किया गया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है, जिसमें 4 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब और एक कॉरपोरेट सैलरी पैकेज हब जो है निर्मित किया जाएगा। और इसका उद्देश्य जो है ग्राहकों की विभिन्न बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करना तथा उन्हें सुविधाजनक बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा। तो विश्व संरक्षण कांग्रेस जो है यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण कार्यक्रम है। यह सरकारों, नागरिक समाज, स्वदेशी समुदायों, व्यवसायों एवं शिक्षाविदों और निर्णय निर्माताओं को एकजुट करता है और इसका आयोजन हर 4 वर्ष में एक बार किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा
आयोजित किया जाता है और वर्ष 2025 में WCC का आयोजन अक्टूबर में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में किया जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एम्स देश का पहला ऐसा एम्स बन गया है जिसे प्रतिष्ठित अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? तो इस जो है एम्स का नाम है नागपुर का एम्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। इसे जो है NABH मान्यता स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता के लिए विश्व भर में मान्यता प्राप्त जो है बेंचमार्क है और NABH प्रमाणन प्रक्रिया कठोर और व्यापक है जिसके तहत रोगी देखभाल, सुरक्षा और संगठनात्मक दक्षता सहित विभिन्न क्षेत्रों में अस्पताल के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। उसी के आधार पर ये प्रत्यायन जो है बोर्ड से प्रमाण पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना निम्नलिखित में से किस देश के साथ शुरू की है? तो यह जो है बांग्लादेश सरकार के साथ शुरू की गई परियोजना है और बांग्लादेश सरकार और विश्व बैंक ने जो है सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और चयनित शहरों में जो है उच्च जोखिम वाले राजमार्गों तथा जिला सड़कों पर जो है सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों एवं चोटों को कम करने के लिए इस परियोजना को शुरू किया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ऑपरेशन ब्रॉडर स्क्वाड एक संयुक्त अभियान है। तो ये जो है किन दो देशों के बीच का जो है अभियान है? तो यहाँ पे 16 में देखा जाए तो यह जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य का जो है संयुक्त अभियान है और ये द्विपक्षीय बहु एजेंसी प्रवर्तन कार्यवाही विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मेल प्रणाली का उपयोग करके भेजे गए अवैध फार्मास्यूटिकल्स उपकरणों या अग्रणी रसायन को लक्षित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। क्योंकि देखा जाए तो जून 2023 का जो समय था इसमें जो है किए गए ऑपरेशन द्वारा अवैध और संभावित रूप से खतरनाक अस्वीकृत प्रिस्क्रिप्शन दवाओं, संयोजन चिकित्सा उपकरणों एवं सिंथेटिक ड्रग्स के 500 शिपमेंटों को जो है अमेरिकी उपभोक्ताओं तक पहुंचने से रोका गया था। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में इस अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ई केयर पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ई केयर पोर्टल का उद्देश्य जो है भारत सरकार ने भारतीयों के पार्थिव शरीर को विदेश से लाने की सुविधा प्रदान करने के लिए ई केयर पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल में दो प्रावधान किए गए हैं, एक विदेश से शव लाने के लिए होगा जबकि दूसरा जो है पार्थिव अवशेषों को लाने के लिए होगा। यह पोर्टल पूरी प्रक्रिया में निर्बाध समन्वय तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा और सरकार एयरपोर्ट स्वास्थ्य संगठन से एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो पोर्टल की 24 घंटे निगरानी करेगा। ये परीक्षण करेंगे और फास्ट ट्रैक मंजूरी देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। इको लोकेशन को कभी कभी समाचारों में देखा जाता था, यह क्या है? तो यह जो है एक तकनीक है जिसका उपयोग कुछ जानवर ध्वनि तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं को नेविगेट करने एवं खोजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। ट्रांसजेंडर के लिए भारत का पहला OPD खोला गया है। तो ट्रांसजेंडर के लिए भारत में पहला OPD खोला गया है राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। इस पहल की शुरुआत ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। प्रोजेक्ट नमन एक पहल है। तो भारतीय सेना ने जो है प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण का अभी हाल ही में शुभारंभ किया है। यह परियोजना रक्षा पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सहयोग और सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 68वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। कहाँ पर? जो है पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित की गई है
और लड़कियों की श्रेणी में तमिलनाडु ने शीर्ष स्थान पाया है, और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश का स्थान, फिर कर्नाटक का, फिर केरल राज्य का स्थान रहा है। जहाँ तक लड़कों की टीम की बात रही तो आंध्र प्रदेश ने प्रथम स्थान पाया, इसके पश्चात द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु, तृतीय पर कर्नाटक और चतुर्थ स्थान पर महाराष्ट्र रहा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन पटना। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सब जूनियर अंडर 14 राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो इनका नाम है केसर राज। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, और ये बिहार के पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। और भारतीय तलवारबाजी संघ द्वारा आंध्र प्रदेश में सब जूनियर अंडर 14 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जहां पर उन्होंने ये कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार से निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2023 के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मेनका मलिक को जो है सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वह बिहार की मधुबनी जिले की रहने वाली हैं, और उन्होंने नेपाली उपन्यास नीलकंठ का मैथिली भाषा में अनुवाद किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रति 50 संवेदनशील जिलों में बिहार के कितने ज़िले शामिल किए गए हैं? तो इसमें बिहार के जो है 14 ज़िले शामिल किए गए हैं। वैसे जो है पूरे देश भर में 50 ज़िलों को सम्मिलित किया गया है। ये 14 ज़िले हैं अररिया, जमुई, शिवहर, पूर्वी चंपारण, लखीसराय, मधुबनी, बक्सर, किशनगंज, पूर्णिया, सिवान, सीतामढ़ी, मधेपुरा, गोपालगंज और खगड़िया। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसे बिहार विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर देखा जाए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं आमिर सुबहानी, जिनको जो है बिहार विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे आयोग के 6ठे अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम गंगा नदी के तट पर स्थापित की जाएगी। यह संबंधित है, तो यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, और उन्हीं की ये प्रतिमा है, उन्हीं का जो है ये स्टैच्यू है, जिसे स्टैच्यू ऑफ विजडम कहा गया है, और ये 243 मीटर ऊंची प्रतिमा है, और ये गंगा तट पटना के पास जो है स्थापित की जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस टीम ने दिल्ली को हराकर 52वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो 27 का करेक्ट आंसर है बिहार ने जीता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है, और फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम ने दिल्ली की टीम को 38-34 से हराया, और विजेता टीम के नीतीश राज को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। और इस टूर्नामेंट में बिहार टीम का नेतृत्व जो है कुणाल कुमार कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर है पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजन किया गया इसका, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री हुए प्रविंद जगन्नाथ ने जो है इसका जो है शुभारंभ किया। इस महोत्सव का उद्देश्य बिहार राज्य की संस्कृति, परंपराओं और कलाओं को बढ़ावा देना था। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में पटना में बिहारी व्यंजनों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम का नाम क्या था? तो पंगत कार्यक्रम नाम था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। इसका मुख्य उद्देश्य इस आयोजन के माध्यम से देश भर में पारंपरिक बिहारी थाली को बढ़ावा दिया जाए और बिहार के व्यंजनों का स्वाद चखाया जाए लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में स्वर्णिम मिथिला शिखर सम्मेलन बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया गया था? तो 30 का करेक्ट आंसर है ये जो है मधुबनी जिले के झंझारपुर स्थित मिथिला हाट में इसका आयोजन किया गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है,
निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक धनायन और ऋणायन के बीच दृढ़ स्थिर वैद्युत बलों के कारण जल में अघुलनशील है? तो इसका नाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है बेरियम सल्फेट। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो ये आयनिक यौगिक होते हैं ये क्रिस्टली ठोस है और क्रिस्टल में आयन नियमित रूप से अव्यवस्थित होते हैं। ये नहीं, अव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित होते हैं, माफ़ करना, व्यवस्थित होते हैं। वे कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं और उनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। और आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि आयनों के बीच प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उपस्थित होता है। माफ़ कीजिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक अम्लता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलने पर जो है हाइड्रोक्साइड आयन जो है प्रदान करता है। और क्षारों के कुछ उदाहरण हम देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, ये कपड़े धोने का साबुन होता है। इसके अलावा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटास कहा जाता है, नहाने के साबुन। इसके अलावा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी, इसे जो है धुलाई में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, जिसे यह एसिडिटी को नियंत्रित करता है। इसके अलावा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बालों को रंगने के काम आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जब वर्षा जल का पीएच मान 6 से अधिक होता है तो इसे अम्लीय वर्षा जल कहा जाता है। दूसरा कथन है कि मेथेनोइक अम्ल की उपस्थिति के कारण मधुमक्खी के डंक से तीव्र दर्द और जो है जलन उत्पन्न होती है। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है पीएच स्केल मापता है कि कोई वस्तु कितनी अम्लीय और क्षारीय है। इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक के मान दिए गए होते हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, किसकी बात हो रही है? वर्षा जल की बात हो रही है। तो वर्षा जल का पीएच मान जो है 5.6 से कम हो जाता है, तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब अम्लीय वर्षा नदियों में प्रवाहित होता है तो नदी के पानी का पीएच मान भी कम हो जाता है और यह अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ पे 6 नहीं होगा, 5.6 होगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा यहाँ पे सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में सामान्य नाम है, सूची सेकेंड में रासायनिक नाम है। तो यहाँ पे जिप्सम का जो है देखा जाए तो जिप्सम का जो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट नाम है इसका। तो यहाँ पे इसका मिलान होगा चौथे से। अगला है भारी जल का जो है देखा जाए तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाएगा। और शुष्क बर्फ़ के बारे में देखा जाए तो शुष्क बर्फ़ का होगा जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे से मिलान हो जाएगा। बुझा हुआ चूना को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार यहाँ पे कूट जो बनेगा, यहाँ पे 34 का कूट बनेगा सी ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, वायु की दिशा परिवर्तित होने पर पतंग की गति किसका उदाहरण है? तो ये जो है न्यूटन की गति का पहला नियम है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि न्यूटन की गति का प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और इसके अनुसार देखा जाए तो स्थिर वस्तु स्थिर ही रहती है तथा गतिशील वस्तु समान गति से तथा सीधी रेखा में गतिशील रहती है जब तक कि उस पर कोई बल आरोपित न किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि किसी पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस पर लगाए गए बल का प्रभाव उतना ही कम होगा। दूसरा है पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या उसकी भूमध्य रेखीय त्रिज्या से कुछ कम होने के कारण किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में दक्षिणी ध्रुव पर कुछ अधिक होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन
सही है। तो 36 में देखा जाए तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया है आधार मात्रा, सूची सेकंड में है एसआई इकाई। तो तनाव का जो है एसआई इकाई क्या होता है, तनाव का होता है पास्कल, तो ये मिलान सही है। और ऊष्मा की मात्रा का जो है जूल, ये सही है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का होता है टेस्ला, ये भी सही है। प्रेरकत्व का होता है हेनरी, और इसे एच से व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो कोड बनेगा ए ऑप्शन का कोड बनेगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। ऊष्मा ऊर्जा को ऊष्मा इंजन द्वारा रूपांतरित किया जाता है, किसमें किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। पहला सोना, दूसरा चांदी, तीसरा प्लेटिनम, चौथा तांबा। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो धातुओं के बारे में देखा जाए तो ये वे पदार्थ हैं जो पृथ्वी की सतह के नीचे प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं। वे ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं और वे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके धातु ऑक्साइड निर्मित करते हैं। इसके अलावा जो है वे क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन विमुक्त करते हैं। और वे जो है अत्यधिक संक्षारक होते हैं तथा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करके जंग का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो सोना, चांदी, प्लेटिनम और तांबा मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य धातुओं की तुलना में उनकी अभिक्रिया कम होती है। लेकिन देखा जाए तो पारा एकमात्र धातु है जो पारा एकमात्र धातु है और ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा गैलियम धातु को यदि हम अपनी हथेली पर रखें तो वह पिघल जाएगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चारों ही विकल्प यहाँ पे जो है सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्तियों में या तो कोई दोषपूर्ण जीन की उपस्थिति होती है या फिर उनमें कुछ जीन अनुपस्थित होते हैं। दूसरा कथन है कि हीमोफीलिया विकार से ग्रस्त व्यक्ति हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में असमर्थ होते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 40 में देखा जाए पहला सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो पंखुड़ियों के बारे में लिखा है, कीड़ों को आकर्षित करने के लिए चमकीले रंग और सुगंधित हो जाते हैं। तो उसे जो है ये जो है संरचना जो है पंखुड़ियों की है, लेकिन यहाँ पे ये जो है क्या लिखा है, ये जो है कार प्रणाली जो लिखी है ये बाह्य दल की कार प्रणाली है, इसलिए यहाँ पे ये पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। पुंकेसर के बारे में सही है। मकरंद के बारे में देखा जाए तो मकरंद के बारे में भी ये गलत है, क्योंकि कीटों को आकर्षित करने के लिए चमकीले रंग का एवं सुगंधपूर्ण होता है, नहीं मीठा रस उत्पन्न करने हेतु उपस्थित हो सकता है, ये होना चाहिए। तो ये यहाँ पे गलत है। चौथा सही है, तो दूसरा चौथा सही है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है। मेरु तंत्रिका, तो ये जो है मिश्रित तंत्रिकाओं का उदाहरण है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और मिश्रित तंत्रिकाएं वे तंत्रिकाएं हैं जिनमें संवेदी और मोटर दोनों तंतु पाए जाते हैं, वे मिश्रित रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि मेरु तंत्रिका। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा एक और होता है संवेदी तंत्रिका, जिनमें जो है संवेदी तंतु होते हैं। ये तंत्रिकाएं जो है रिसेप्टर्स से मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी तक आवेग प्रवाहित करते हैं। जैसे कि देखा जाए तो ऑप्टिक तंत्रिका जो आँख से निकलती है और मस्तिष्क में जाकर समाप्त होती है। इसके अलावा अन्य जो है तंत्रिका है प्रेरक तंत्रिका। ये जो है प्रेरक तंत्रिकाएं जो है फाइबर होते हैं। ये तंत्रिकाएं जो है मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी से मांसपेशियों या ग्रंथियों जैसे प्रभावकारी अंग तक आवेग ले जाते हैं।
जैसे कि मस्तिष्क से निकलने वाली एक तंत्रिका जो आँख की मांसपेशियों तक आवेद ले जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग कपाल के आधार पर स्थित है? तो 43 का करेक्ट आंसर है, इसे जो है मेड्यूला ऑब्लागेंडा कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44 है, कुशिंग रोग का क्या कारण है? तो कुशिंग जो रोग के बारे में देखा जाए तो यह पीयूष ग्रंथि की अति सक्रियता के कारण होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पुरुषों में इस रोग के कारण जो है बालों की अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। कुछ मामलों में यह वृषण की क्षीणता का कारण भी बन सकता है, जिससे नपुंसकता उत्पन्न हो सकती है। और महिलाओं में यह रोग बांझपन और पुरुषत्व का कारण बनता है। उदाहरण के लिए महिलाओं में दाढ़ी आ जाती है या मूंछों का बढ़ना जो है इसका एक प्रमुख कारण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45 है, लोहे के संक्षारण और जंग को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? पहला है रंग रोगन, दूसरा तेल और ग्रीस का लेपन, तीसरा है गैल्वेनीकरण, चौथा है मिश्र धातु मिश्रावतन। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए सारे ही विकल्प सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, अग्नाशय द्वारा कौन से दो हार्मोन स्रावित होते हैं? तो अग्नाशय के बारे में बात की जाए तो यह जो है अमाशय में स्थित एक अंग है। यह हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य को शरीर की कोशिकाओं के लिए ईंधन में बदलने में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। और यह जो है इंसुलिन और ग्लूकागन नामक जो है हार्मोन्स को स्रावित करता है, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज के चय अपचय में सहायता करते हैं। और इंसुलिन का अल्प स्राव मधुमेह का कारण बनता है, जिसमें रक्त में ग्लूकोज अधिक मात्रा में मौजूद हो जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में विटामिन है, सूची सेकंड में कार्य है। तो विटामिन B12 का कार्य क्या होता है? लाल रक्त कोशिका निर्माण, कोशिका चयापचय और तंत्रिका कार्य। तो इसका मिलान पहले से हो जाएगा। विटामिन C का कार्य होता है स्वस्थ विकास, मजबूत रक्तवाहिकाएं। तो इसका मिलान दूसरे से हो जाएगा। विटामिन E का कार्य होता है कोशिका झिल्ली की रक्षा करना, ये भी सही है। विटामिन K का जो है कार्य होता है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। और विटामिन B1 का कार्य होता है वृद्धि और विकास। और इसकी कमी से विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। तो चारों ही सामने सही है, इसलिए ए ऑप्शन का कूट सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है? तो यहाँ पे 48 में देखा जाए एमाइलेज जो है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है? तो रुधिर पट्टिकाणु को जो है थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है, ग्लोमेरुलस क्या है? तो यह जो है वृक्क तक रुधिर लाने वाली धमनी से बनने वाली कोशिकाओं की एक गांठ है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है? पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा है कवक, तीसरा है जीवाणु, चौथा है नीला हरा शैवाल। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे 51 में देखा जाए तो राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन पहला दूसरा दोनों सही है, लेकिन जीवाणु और नीला हरा शैवाल गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा भाग जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं दोनों में समान है? पहला है कोशिका द्रव, दूसरा है प्लास्टिड, तीसरा है प्लाज्मा झिल्ली, चौथा है कोशिका भित्ति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा और चौथा यहाँ पे गलत है।
ये जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले भाग हैं, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक वसा के भंडारण में सहायता करता है? तो 53 का करेक्ट आंसर है इसका नाम है वसामय ऊतक, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो सोनार का पूर्ण रूप है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह ध्वनि साधनों द्वारा जल के नीचे की वस्तुओं की दूरी और दिशा का पता लगाने की एक जो है तकनीक है, और यह जो है प्रेषित ध्वनि तरंगों की प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहता है। दूसरा कथन है कि विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति को ना तो कम किया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। तो सही कथन का यहाँ पे भी चुनाव करना है। तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है, क्योंकि धारा प्रवाह की मात्रा में परिवर्तन करके इसकी चुंबकीय शक्ति को परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये गलत है, ये सही है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसने बड़े भाषा मॉडल के परिवार ललामा 3 को प्रस्तुत किया है? तो ललामा 3 को जो है प्रस्तुत किया है मेटा एआई ने, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, प्री फायर मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे 57 में देखा जाए तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है पृथ्वी के ध्रुवों से निकलने वाले ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करके ग्रह के ऊर्जा बजट को समझने में एक महत्वपूर्ण अंतर को भरना है। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, गोल्डन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह पहली स्वतंत्र 3D धातु है और केवल एक परमाणु के बराबर मोटी है। दूसरा कथन है इसका उपयोग हाइड्रोजन उत्पादन और जल शोधन जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 58 में देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, और दूसरा कथन यहाँ पे सही है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि जो है शोधकर्ताओं ने सोने की एक स्वतंत्र शीट बनाई है जो केवल एक परमाणु के बराबर मोटी है। यह सोने को 2D शीट में तैयार की जाने वाली पहली धातु बनाता है। तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा सही है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है, स्पेस मैत्री किन दो देशों के बीच एक पहल है? तो 59 में देखा जाए ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है एक पहल है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, तिंजापारिन दवा का प्रयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस चिकित्सा स्थिति के उपचार के लिए किया जाता है? इसका उपयोग जो है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के उपचार के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैरों की रक्त वाहिकाओं में हानिकारक रक्त के थक्के बनते हैं। ये रक्त के थक्के फेफड़ों तक जा सकते हैं और फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं को बाधित कर सकते हैं, जिससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म नामक स्थिति पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, उच्चायुक्त के पद का सृजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो यह जो है उच्चायुक्त का कार्यालय भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा किया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसका गठन लंदन में भारत के लिए किया गया था तथा इसमें भारत सचिव द्वारा पहले किए जाने वाले कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं? पहला नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी, दूसरा है बहुमत के दल का शासन, तीसरा है दोहरी सदस्यता। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तीनों ही विकल्प यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संविधान में उच्च न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति को परिभाषित किया गया है। दूसरा कथन है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया है।
तो देखा जाए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि संविधान में उच्च न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। इसका उल्लेख केवल संविधान में अनुच्छेद 215 के तहत किया गया है। इसे न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। अभिकथन में लिखा है कि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देते हैं। कारण आर है कि मौलिक अधिकार देश में सत्तावादी एवं निरंकुश शासन की स्थापना को रोकते हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित में से किस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को स्वीकार किया? तो 65 का करेक्ट आंसर है जो है आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों में भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग काफ़ी तेज हो गई और इसने भारत सरकार को पूरे मामले की पुनः जांच करने के लिए दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने के लिए बाध्य कर दिया और इसके अन्य 2 सदस्य थे के.एम. पडिक्कर एवं एच.एन. कुंजरू। और जो है इस समिति ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में व्यापक रूप से भाषा को स्वीकार किया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन फजल अली आयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ निहित हैं। तो अवशिष्ट विषयों में देखा जाए तो 3 सूचियों में से किसी में भी सूचीबद्ध नहीं किए गए मामले अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। तो इनके संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने बिहार को जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक आदिवासी कल्याण मंत्री होना चाहिए। मूल रूप से यह प्रावधान बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में लागू है और वर्ष 2006 के 94वें संशोधन अधिनियम ने बिहार को आदिवासी कल्याण मंत्री रखने की बाध्यता से जो है मुक्त कर दिया, क्योंकि बिहार में अब कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है और अनुसूचित जनजातियों की आबादी बहुत कम है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? 94 जो है संविधान संशोधन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संविधान पूर्ण संधि के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के लिए अपनी सलाह देना अनिवार्य है। दूसरा कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। और जो है तो क्वेश्चन में पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 68 में देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को 2 प्रकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने का अधिकार दिया गया है, जिनमें से जो है पहला है किसी विधिक या सार्वजनिक महत्व के तथ्य के प्रश्न पर जो उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, या किसी संविधान पूर्व संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबद्धता, सनद या अन्य समान दस्तावेजों से उत्पन्न किसी विवाद के परिप्रेक्ष्य में वे सलाह ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को अपनी सलाह देना बाध्यकारी होगा, लेकिन जो है दूसरे और मामले हैं। पहले मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी सलाह देने से इनकार कर सकता है, लेकिन दूसरे मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को अपनी सलाह देना बाध्यकारी होगा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो सही था, दूसरा यहाँ पे गलत है। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। तो ग्राम स्तर पर जो है पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का कारण है? तो भारत पर राष्ट्रपति का जो है महाभियोग का कारण है संविधान का उल्लंघन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किसने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व जो है बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यह वर्ष 1927 में महाराष्ट्र के महाड़ कस्बे में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। देव समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा 1887 में लाहौर में इसकी स्थापना की गई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो यह जो है 1902 में पारित किया गया। लॉर्ड कर्जन के जो है वायसराय काल के दौरान शिक्षा पर एक समिति का गठन किया गया जिसे रैले आयोग कहा गया, और रैले आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। आर्काइल सर्कुलर किससे संबंधित था? तो यहाँ पे 74 में देखा जाए तो ये जो है बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन में विद्यार्थियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाना जो है कार्लाइल सर्कुलर कहलाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। भारत छोड़ो पद गढ़ा गया था। तो यह पद जो है यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था। वह एक कांग्रेसी नेता, समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म जो है 1903 में एक समृद्ध बॉम्बे परिवार में हुआ था, यानी आपके मुंबई में हुआ था। उन्होंने विभिन्न देशों में युवाओं द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों से प्रेरित होकर उन्होंने वर्ष 1928 में बॉम्बे प्रांतीय युवा लीग के सह संस्थापक के रूप में जो है चुने गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ग्रामीण परिवेश में पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन जो है 27 दिसंबर 1936 को किया गया, और यह महाराष्ट्र के जलगांव के निकट फैजपुर में किसी ग्रामीण स्थान पर आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस का अधिवेशन था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1936। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित समाचार पत्रों पर विचार कीजिए। पहला है द कलकत्ता क्रॉनिकल, दूसरा है मद्रास कोरियर, तीसरा है द बॉम्बे हेराल्ड। तो उपयुक्त समाचार पत्रों की स्थापना वर्ष का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किस वर्ष में शिक्षा पर हंटर आयोग की स्थापना की गई? तो यहाँ पे देखा जाए तो वुड्स डिस्पैच के पश्चात जो है शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए वर्ष 1882 में डब्ल्यू हंटर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया। इसके अलावा हंटर आयोग की सिफारिशें जो है यहाँ पे लिखी हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1882 में बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुस्लिम लीग के दिल्ली प्रस्तावों से संबंधित है? पहला कथन है कि सिंध को एक अलग प्रांत बनाया जाना चाहिए, दूसरा है पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए रखा जाना चाहिए, तीसरा है केंद्रीय विधानसभा में मुस्लिमों को 1/3 प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 79 में देखा जाए पहला और तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 80 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, सैयद हैदर अली। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि 1947 में जब भारत को जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब जो है आचार्य JV कृपलानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 1945 तक जो है अध्यक्ष पद पर बने रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। दादा भाई नौरोजी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है लिबरल पार्टी का जो है प्रतिनिधित्व किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जहाँ तक बात की जाए दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो उनका जन्म जो है 4 सितंबर 1825 को बॉम्बे में एक पुरोहित पारसी के परिवार में हुआ था,
और उन्होंने 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में से एक था और इसका लक्ष्य ब्रिटिश जनता के सामने भारतीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, स्कॉट मॉनक्रिफ आयोग संबंधित है। तो यह आयोग जो है संबंधित है सिंचाई से। ये सिंचाइयों में जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने और जो है एक जो है व्यापक दृष्टिकोण बनाने के लिए जो है स्कॉट मॉनक्रिफ आयोग का गठन किया गया था और इसकी नियुक्ति सन 1901 में लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी और आयोग का उद्देश्य भारत के लिए एक व्यापक सिंचाई योजना तैयार करना इसका प्रमुख जो है उद्देश्य था। क्योंकि देखा जाए तो वर्ष जो है 1899 में जो है लॉर्ड कर्जन के आगमन के तुरंत पश्चात जो है भारत में जो है अकाल की स्थिति आ गई थी या और अकाल का आगे भी जो है सूखा रहने का आकलन जो है देखा गया था, जिसके चलते इस आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसी व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी द्वारा दूसरे सत्याग्रही के रूप में नामांकित किया गया था। तो देखा जाए तो गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को जो है आधिकारिक रूप से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की और विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है प्रथम और द्वितीय सत्याग्रही घोषित किया गया। तो प्रथम सत्याग्रही के रूप में जो है विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही के बारे में देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गैर भारतीय अध्यक्ष थे। पहला है विलियम वेडरबर्न, दूसरा है हेनरी कॉटन, तीसरा है अल्फ्रेड वेब, चौथा है जॉर्ज यूल। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो जॉर्ज यूल बने थे 1888 में और विलियम वेडरबर्न बने जो है 1889 में, अल्फ्रेड वेब बने 1894 में और हेनरी कॉटन बने 1904 में। तो चारों ही विकल्प सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। मुकद्दम होता है गांव का मुखिया और दीवाने इंसा होता है पत्राचार विभाग, धुनिया होता है कपास धुलने वाला उपकरण, खुत होता है छोटे जमींदार, पटवारी होता है ग्राम लेखाकार। तो ये सभी जो है शब्द जो है दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है उपयुक्त किए गए हैं और ये उनके विभाग थे और कुछ जो है शब्द का उपवर्गीकरण है। तो इनको देखना है कि ये कौन कौन से सही है। तो ये चारों ही सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, मज्म उल बहरीन किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह जो है मुग़ल राजकुमार दारा शिकोह के द्वारा जो है अरबी भाषा में इसको लिखा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। इस पुस्तक में जो है दारा शिकोह ने हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच सभी समानताओं को सूचीबद्ध किया है और निष्कर्ष निकाला है कि इस्लाम एवं हिंदू धर्म के बीच अंतर केवल मौखिक ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एस्थर डुफ्लो ने अर्थशास्त्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। दूसरा कथन है कि वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार महिलाओं की श्रम बाजार परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 88 में देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह पुरस्कार जो है क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया है, ना कि जो है एस्थर डुफ्लो को। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कौन सा मंत्रालय आयोजित करता है। तो इसको सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जो है किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज के भीतर एक अलग खंड के रूप में कार्य करता है जो सामाजिक उद्यमियों को इसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता से धन जुटाने में सक्षम बनाता है। दूसरा कथन है, कोई भी गैर लाभकारी संगठन या लाभकारी सामाजिक उद्यम जो सामाजिक उद्देश्य की प्रधानता स्थापित करता है उसे सामाजिक उद्यम के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिससे वह सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत या सूचीबद्ध होने के बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला दूसरा दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। विदेश व्यापार नीति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह 2030 तक $5 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रणनीति और कार्रवाइयां प्रदान करता है। दूसरा कथन है, इसका एक उद्देश्य भारतीय मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सही कथन का चुनाव करना है। तो 91 में हम देखें तो पहला कथन यहाँ पे गलत है। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे 2030 तक जो है 5 ट्रिलियन नहीं 2 ट्रिलियन के जो है $2 ट्रिलियन की निर्यात का लक्ष्य रखा गया है, ना कि जो है 5 ट्रिलियन का। और इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। केंद्रीय बजट 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर की दर में 10% से वृद्धि कर 15% कर दी गई है। दूसरा कथन है कि अल्पावधि पूंजीगत लाभ कर की दर में 15% से वृद्धि कर 20% कर दी गई है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 92 में देखा जाए 10% से जो है 12.5% की गई है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देखा जाए तो वो सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। प्रतिभूति लेन देन कर किस प्रकार का कर है? तो प्रतिभूति लेन देन कर जो है प्रत्यक्ष कर है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो है भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ किए हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति का वर्णन करता है? पहला कथन है कि वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत की वास्तविक जीडीपी में 7.5% की वृद्धि होगी। दूसरा कथन है वित्त वर्ष 2024 में वर्तमान मूल्यों पर कुल सकल मूल्यवर्धन में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का योगदान क्रमशः 17.7%, 27.6% और 54.7% था। तीसरा कथन है केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% से घटकर वित्त वर्ष 24 में 5.6% हो गया। चौथा कथन है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी 6.5% से 7% के बीच बढ़ने का अनुमान है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो 95 में देखा जाए चौथा सही है, पहला यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पे जो है 8% जो है होनी है। दूसरा सही है और तीसरा भी सही है, तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय नहीं माना जाता है? तो किसे पूंजीगत व्यय नहीं माना जाता है? तो सरकार के कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होता है या वित्तीय देयताओं में कमी आती है। इसमें भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण के अधिग्रहण, शेयरों में निवेश तथा केंद्र सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य पक्षों को दिए गए ऋण शामिल है। लेकिन राजस्व व्यय से तात्पर्य ऐसे व्यय से होता है जिसमें केंद्र सरकार के लिए भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण शामिल नहीं है। तो इनमें जो है कुछ आते हैं, जैसे जो है सरकारी ऋण पर ब्याज का भुगतान तथा राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं को प्रदान किए गए अनुदान, ये शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ब्याज का भुगतान शामिल नहीं है, क्योंकि ब्याज का भुगतान जो होता है
वह राजस्व व्यय होता है, ना कि पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का उभय संयोग पद का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है प्रत्येक पक्ष को दूसरे पक्ष द्वारा पेश किए जाने वाले वस्तु की आवश्यकता होनी चाहिए, उसे ही आवश्यकताओं का उभय संयोग कहा जाता है। तो यहाँ पे 97 का सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा पुस्तक मेरे सत्य के प्रयोग में सज्जन बिहारी नामक एक पूरा अध्याय किसे समर्पित किया है? तो यह जो है अध्याय जो है ब्रज किशोर प्रसाद को जो है समर्पित किया है। ब्रज किशोर प्रसाद जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्ति थे। उनका जन्म जो है 14 जनवरी 1877 को सारण जिले के श्रीनगर के में जो है उनका जन्म हुआ था। और ब्रज किशोर की सक्रियता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर शुरू हुई जो है वर्ष 1914 में, जब जो है बिहार में जो है बिहार के बांकीपुर में कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ और इसमें जो है किसानों के अधिकारों के लिए किसानों की वकालत की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, रामधारी सिंह दिनकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि प्राप्त है। दूसरा कथन है दिनकर जी को उनके उपन्यास उर्वशी के लिए वर्ष 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरा कथन है उन्होंने संसद के निचले सदन में बेगूसराय का प्रतिनिधित्व किया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि 1952 में जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए थे, ना कि जो है लोकसभा के लिए। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में तराई मिट्टी का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है? तो तराई मृदा जो है बिहार के उत्तरी भाग में सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में पाई जाती है तथा पश्चिमी चंपारण से किशनगंज और अररिया जिलों तक एक संकरी पट्टी के रूप में फैली हुई है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि इसकी सर्वाधिक मात्रा अररिया जिले में पाई जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र सेकेंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह कोसी महानंदा और उसकी सहायक नदियों के जालौड़ मैदानों और गंगा की एक सकरी पट्टी पर स्थित है। दूसरा कथन है कि इस क्षेत्र की मृदा नाइट्रोजन से भरपूर है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन तो यहाँ पे सही है, क्योंकि जो कृषि जलवायु क्षेत्र सेकेंड है यह जो है पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया और किशनगंज जिले इसके तहत आते हैं। और यहाँ पर जो है रेतीली, दोमट एवं चिकनी दोमट जो है मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे कहा गया है कि ये जो है कोसी महानंदा और उसकी सहायक नदियों के जालौड़ मैदानों और गंगा की एक सकरी पट्टी पर स्थित है। ये बिल्कुल सही है। और भूमि का सामान्य ढाल जो है दक्षिण पूर्व की ओर है और गंगा नदी तक पहुंचने पर नदियां गंगा नदी से मिलने से पूर्व ही काफ़ी दूर तक जो है पूर्व की ओर चलती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो मृदा में जो है अम्लता पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन की स्थिति जो है बहुत ही कम है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित नेताओं में से कौन वर्ष 1969 में लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता बने? तो इनका नाम है राम सुभग सिंह, जो पहले जो है एलओपी बने थे। 1969 तक जो है आधिकारिक तौर पर विपक्ष के नेता को मान्यता प्राप्त नहीं हुआ करती थी, लेकिन सबसे पहले दिसंबर 1969 में इस पद को मान्यता दी गई और राम सुभग सिंह जो है पहले एलओपी नियुक्त किए गए। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को सुसुप्त ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे देखा जाए सुसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या है? जो है निष्क्रिय ज्वालामुखी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो निष्क्रिय ज्वालामुखी होता है
उनमें जो है विस्फोट नहीं होता है और उन्हें जो है सुसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। इनमें से जो है प्रमुख है इटली का विसुवियस जो है ज्वालामुखी और दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। ये जो है सुसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं क्योंकि ये निष्क्रिय होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में पर्वतमाला का नाम है, सूची सेकंड में उससे संबंधित उदाहरण है। तो यहाँ पे देखा जाए ए ऑप्शन, तो आल्पस पर्वतमाला का उदाहरण है वलित पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला का उदाहरण है जो है रंतोस्त पर्वत, और वेल्ड पर्वतमाला का उदाहरण है डोम पर्वत, और पारसनाथ पर्वतमाला का उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत। तो जो है यहाँ पे ए ऑप्शन का कूट सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। अंतरा पर्वतीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये पठार आमतौर पर पर्वतों के आधार पर स्थित होते हैं, दूसरी ओर मैदानों या महासागरों से घिरे होते हैं। दूसरा कथन है कोलोराडो का पठार इस पठार का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो 105 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि अंतर पर्वतीय पठार जो होते हैं वे जो है वलित पर्वत श्रृंखला की सीमा पर स्थित है और आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जो है ये आपस में घिरे रहते हैं और अंतर पर्वतीय पठार ये कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। समुद्र में सपाट शीर्ष वाले पहाड़ों को क्या कहा जाता है? तो इनको जो है निमग्न द्वीप कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। महासागर की गहराई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मिश्रित क्षेत्र को जो है फोटोनिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कथन है कि थर्मोक्लाइन में गहराई बढ़ने के साथ जल का घनत्व घटता जाता है। तीसरा कथन है कि गहरे क्षेत्रों में तापमान स्थिर रहता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 107 में देखा जाए तो पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है। निम्नलिखित में से किस समुद्र में लवणता का स्तर अधिक है? तो 108 में देखा जाए तो सामान्य से अधिक लवणता वाले सागर में देखा जाए तो इनमें लवणता का स्तर जो है अधिक होता है, क्योंकि ये जो है उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में जो है स्थित होते हैं, जिससे जो है वाष्पीकरण अधिक होता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं लाल सागर और फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर। तो यहाँ पे भूमध्य सागर का उदाहरण है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं हिंद महासागर की धाराएं हैं? पहला है अगुलहास धारा, दूसरा है सोमाली धारा, तीसरा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, चौथा है बेंगुएला धारा। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो कहा गया है कि कौन सी धाराएं हिंद महासागर की धाराएं हैं। तो हिंद महासागर की धाराएं हैं दो प्रकार की, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। तो गर्म धाराओं में उत्तरी भूमध्य रेखी धाराएं हैं, दक्षिण जो है भूमध्य रेखी धाराएं हैं, मोजाम्बिक धारा है, मेडागास्कर धारा है और जो है अगुलहास धारा है। इसके अलावा ठंडी धाराओं में सोमाली धारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ हिंद महासागर की बात पूछी गई है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा सही है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है बेंगुएला धारा जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जो है धारा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 110। वायुमंडल की निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैसें परिवर्तनीय गैसें हैं? पहला है ऑर्गन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है मीथेन। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 110 में देखा जाए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है तीसरा और चौथा जो है कौन सी गैसें हैं? परिवर्तनीय गैसें हैं। परिवर्तनीय गैसें कौन सी होती हैं? वे विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से वायुमंडल और पृथ्वी के सतह के बीच आसानी से आदान प्रदान होते हैं और वे अल्प एवं परिवर्तनशील मात्रा में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे जो है
तीसरा और चौथा सही होगा। लेकिन स्थायी गैसों के बारे में बात की जाए, स्थायी गैसों के बारे में, तो स्थायी गैसें हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन और जेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है, पूर्वी पवनों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि जो है पवने उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों में भूमध्य रेखी निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सी पवनों को शीत पवने कहा जाता है? तो 112 का करेक्ट आंसर क्या है? जो है शीत पवने कहा जाता है। बोरा को भी जो है, ब्लिजार्ड को भी, बुरान को भी, मिस्ट्रल को भी, तो चारों को कहा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? तो पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है, तो पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 1000 मीटर है। और इस क्षेत्र की जो है प्रसिद्ध चोटियां हैं डोडा बेट्टा, अनामुडी और जो है मुकुर्थी। और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी जो 2695 मीटर है। और पूर्वी घाट की जो है औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 600 मीटर है। और पूर्वी घाट जो है महानदी घाटी की दक्षिण से नीलगिरी पहाड़ियों तक पूर्वी तट के समानांतर जो है प्रवाहित होती है। और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर। और प्रसिद्ध पहाड़ियाँ कौन सी हैं? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, उड़ीसा में जो है नियमगिरी की पहाड़ियाँ, दक्षिण आंध्र प्रदेश में नल्लामाला पहाड़ियाँ, तमिलनाडु में जो है कोल्लिमलाई और पचाउमलाई पहाड़ियाँ प्रमुख है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल शुष्क भूमि खेती में उत्पादित नहीं की जा सकती है? तो शुष्क भूमि खेती के बारे में बात की जाए तो यह देश के अधिक जो है शुष्क तथा रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में प्रचलित है, जिनमें उत्तर पश्चिम और मध्य भारत भी शामिल है, जिसमें चना, ज्वार, बाजरा, मटर जैसी फसलों को जल की कम आवश्यकता होती है और अतः इन्हें जो है इन परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। तो चना, ज्वार, बाजरा और मटर, तो चना का यहाँ पे जो है चना, ज्वार, मटर, बाजरा। तो यहाँ पे जूट जो है, जूट यहाँ पे सही होगा क्योंकि जूट जो है आर्द्र भूमि की खेती है, आर्द्र भूमि की खेती है जहाँ पर जो है भारी मानसून वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, तंबाकू और तिलहन है। तो तंबाकू और तिलहन कौन सी फसलें हैं? तो ये नकदी फसलें हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू और तिलहन नकदी फसलें हैं। बागानी फसलें हैं चाय, कॉफ़ी, नारियल और रबड़। बागवानी फसलें हैं फल और सब्जियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है श्वेत क्रांति को, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारत में जो है दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए जो है ऑपरेशन फ्लड नाम से एक अभियान चलाया गया, जिसे श्वेत क्रांति नाम दिया गया। और इसका प्रमुख उद्देश्य भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर देश बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन अलौह धात्विक खनिज नहीं है? अलौह धात्विक खनिज नहीं है। पहला ऑप्शन है सोना, टीन, लेड, जस्ता, मैंगनीज, क्रोमाइट और पायराइट। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो अलौह धात्विक खनिज कौन से होते हैं? ये जो है आग्नेय या कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं और इन खनिजों में जो है लोहा तत्व नहीं होता है। इसमें जो है सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, जस्ता आदि जो है प्रमुख है, लेकिन जो है इसमें जो है क्या नहीं होता है? लोहा नहीं होता है। तो लोहा, मैंगनीज, क्रोमाइट और पायराइट जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ परियोजना का नाम है, दूसरी तरफ जो है राज्यों का नाम है। तो डैम्बी जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य की परियोजना है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। और तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना जो है मणिपुर की परियोजना है। और जो है
तुईवई विद्युत परियोजना जो है मिजोरम की परियोजना है, रंगित जल विद्युत परियोजना जो है सिक्किम की परियोजना है, और दोयांग जल विद्युत परियोजना जो है नागालैंड की है। तो इस प्रकार जो कोड बनेगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित में से कौन से लैगून जो है पूर्वी तटीय मैदान में है? पहला है चिल्का झील, दूसरा है पुलिकट झील, तीसरा है कोल्लेरू झील। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तीनों ही जो है पूर्वी तटीय मैदान में स्थित है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन झीलों का निर्माण जो है बंगाल की खाड़ी के छोटे छोटे हिस्सों को रेत की पट्टियों के घेरे द्वारा निर्मित किया गया है। लेकिन चिल्का झील जो है महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। इस झील की लंबाई जो है 75 किलोमीटर है। इसके अलावा जो है पुलिकट झील चेन्नई शहर के उत्तर में स्थित है, और जो है कोल्लेरू झील जो है गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। और ये मैदान तीनों जो है काफ़ी उपजाऊ हैं, जहाँ चावल की उत्पादन क्षमता काफ़ी अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120 निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी नदी का उद्गम जो है कर्नाटक के जो है कुर्ग जिले में जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। और जो है इसकी सहायक नदियाँ जो कौन कौन सी हैं जो है लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी और स्वर्णवती, भवानी और अमरावती। लेकिन यहाँ पे शिवनाथ का जिक्र नहीं है, शिवनाथ जो है उसकी सहायक नदी नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है खम्पात की खाड़ी में गिरती है? पहला है शत्रुंजी, और जो है दूसरा है तापी, तीसरा है माही। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है तापी और माही जो है खम्पात की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन जो है शत्रुंजी नदी जो है गुजरात के अमरेली ज़िले में दलखवा के निकट उद्गम होता है इसका, और भावनगर ज़िले से होकर अरब सागर में ये गिरती है, ना कि खम्पात की खाड़ी में। इसलिए पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा तीसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122 ऊलर झील किसका उदाहरण है? तो ऊलर झील जो है विवर्तनिकी झील का उदाहरण है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसका निर्माण जो है पृथ्वी की सतह के एक बड़े हिस्से के धंसने या ऊपर उठने से होता है। उदाहरण के लिए हम ऊलर झील का उदाहरण ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123 निम्नलिखित में से कौन जो है किताब उल हिंद के लेखक हैं? किताब उल हिंद के लेखक कौन से हैं? तो इसके लेखक है अल बरूनी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124 दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही ढंग से सही सुमेलित है? तो इब्न बतूता जो है कहाँ से जो है भारत आया था? तो 124 में देखा जाए इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था, ये सही है। अब्दुल रज्जाक जो है फारस से आया था, ये भी सही है। डोमिंगो पायस जो है पुर्तगाली यात्री था, यहाँ पे इटली लिखा, ये गलत है। और फर्नाओ नूनिज जो है ये जो है पुर्तगाली यात्री था, ये भी पुर्तगाल से आया था, ये सही है। तो यहाँ पे गलत के लिए पूछा गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 निम्नलिखित में से किसने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार शहरों की स्थापना की? तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126 भारत में प्रथम अफगान वंश कौन सा था? तो भारत में प्रथम अफगान वंश जो है लोधी वंश था, और इसका शासन जो है 1526 में समाप्त हो गया। और 14 वर्षों के अंतराल के पश्चात जो है वर्ष 1540 में शेर शाह सूरी ने इसे पुनः स्थापित किया था, और इसे जो है दूसरा अफगान वंश भी कहा जाता है। और लोधी वंश जो है 1451 से शुरू होकर 1526 तक जो है दिल्ली सल्तनत का जो है शासक वंश था, और 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के फलस्वरूप लोधी वंश का शासन समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह जो है 1191 में लड़ा गया, और इसमें जो है मोहम्मद गोरी और जो है पृथ्वीराज तृतीय के मध्य यह युद्ध हुआ। और जो है इस युद्ध में पृथ्वीराज ने जो है मोहम्मद गोरी की सेना को पराजित किया था, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है कि फाहियान ने समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य का जो है भ्रमण किया था। दूसरा कथन है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि फाहियान ने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान जो है भारत की यात्रा की थी और यहाँ पर उसने जो है 6 वर्ष जो है अध्ययन के लिए अपना समय व्यतीत किया और 3 वर्ष तक वह जो है शाही शहर पाटलिपुत्र में रहा, जहाँ उसने संस्कृत का अध्ययन किया। वह जो है अशोक के महल को देखकर काफ़ी प्रभावित हुआ और उस महल के पास जो है देखा जाए तो दो जो है भव्य मठ थे, जहाँ हीनयान और महायान भिक्षु बौद्ध धर्म के नियमों की व्याख्या करते थे। इन मठों ने जो है देश के विभिन्न हिस्सों से सभी ज्ञान के साधकों को काफ़ी आकर्षित किया। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 से, नयनारों और अलवारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि अलवार शिव के भक्त हैं और जो है नयनार विष्णु के भक्त हैं। दूसरा कथन है नयनारों के भजन और कविताएं जो है थिरुमुराई में एकत्र की गई और अलवार संतों के भजन और कविताएं जो है नलायर दिव्य प्रबंधम में एकत्र की गई। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो भगवान विष्णु के प्रति भक्ति के बारे में बात की जाए तो अलवार जो है 12 वैष्णव संत कवियों का एक समूह है ना, और अलवारों के भक्ति भजन और कविताओं को नलायर दिव्य प्रबंधम में संकलित किया गया था, जो एक महत्वपूर्ण वैष्णव जो है धर्म ग्रंथ है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है जो शिव भक्त है वो जो है नयनार में देखने को हमें मिलता है और नयनार जो है 63 शैव संत कवियों का एक समूह होता है, इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो वीथ का जो है नगरपति को कहा जाता था या जो है पुरपाल को कहा जाता था, ना कि भोगपति। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131 से, प्राचीन इतिहास में विष्टि का संबंध किससे है। तो विष्टि का संबंध जो है बंधुआ मजदूरी से है, यह जो है गुप्त काल में काफ़ी प्रचलित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132 से, सती प्रथा का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। तो इसका उल्लेख हमें भानुगुप्त का एरण अभिलेख में देखने को मिलता है और यह अभिलेख 510 ईस्वी के आसपास गुप्त काल का है और सती के जो है सबसे प्राचीन अभिलेख साक्ष्यों में से एक है। इसमें देखा गया है कि उत्तरा नाम की एक महिला की मृत्यु होती है, जो अपने पति एक योद्धा की मृत्यु के बाद जो है खुद को सती कर लेती है और अभिलेख में स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है कि उस उत्तरा नाम की महिला के जो है आत्मदाह के कृत्य का उल्लेख किया गया है, जो इसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेख बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 से, ज्वारनद मुख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ज्वारनद मुख विश्व भर में अति सघन आबादी वाला क्षेत्र है। दूसरा कथन है यह सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है क्योंकि इसे स्वच्छ और समुद्री जल से उच्च मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 133 में देखा जाए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा विषम तापी नहीं है। कौन सा विषम तापी नहीं है। तो 134 में देखा जाए तो यहाँ पे स्तनधारी जो है विषम तापी नहीं है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसकी स्थापना वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है वर्ष 1988 से IPCC ने 10 आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 135 में देखा जाए दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है।
क्योंकि जो है इसकी स्थापना वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा नीति निर्माताओं को जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार पर इसका जो है गठन किया गया। इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। और दूसरा है कि वर्ष 1988 के बाद से आईपीसीसी ने जो है 6 आकलन चक्र के अंतर्गत 6 आकलन रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की है, ना कि 10 है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 है, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व के संरक्षित क्षेत्रों को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रस्तुत किया गया है? तो इसका उल्लेख हमें जो है वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में मिलता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है, इंटरनेशनल कमीशन फॉर स्नो एंड आइस के अनुसार हिमालय के ग्लेशियर लुप्त हो सकते हैं। तो हिमालय के ग्लेशियर जो है कब तक लुप्त हो सकते हैं? तो 137 का करेक्ट आंसर है 2035 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है, रेड डाटा बुक सर्वप्रथम जारी की गई थी। तो यह जो है 1966 में स्विट्जरलैंड के मोरगेस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा जारी की गई थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 139 है, भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो भारत को जो है 10 जो है जैव भौगोलिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है 1988 में। रॉजर्स और पनवार सिंह द्वारा जो है 1988 में भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है और आगे जो है 27 जैव भौगोलिक प्रांतों में जो है उप विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, तो यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, दी गई तालिका में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जो है लुप्त संख्या देखी जाए तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का जो है स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर आएगा। इस प्रकार जो है 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू जो है 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 61 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर इक्वल टू 121। तो 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो 0, 4, 8, 16, 24 लिखा है और फिर 48 लिखा है। तो यहाँ पे जो है जो संख्या 1 है तो 1 का स्क्वायर करके 1 माइनस करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का 7 का। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो 36 यहाँ पे होना चाहिए। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 है, किसी निश्चित कूट भाषा में टेक को 21-21-26 और कोट को 41-656 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में ग्यू को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो उस भाषा में 81-02-36 लिखा जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 है, दिए गए कथन को ध्यान से पढ़िए और निर्धारित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन उक्त कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो ये यहाँ पे कथन है और निष्कर्ष है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब होगा 145 का डी ऑप्शन। ना तो पहला ना तो दूसरा कथन का अनुसरण करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित समूहों में से विषम की पहचान करनी है। तो 146 में देखा जाए HST जो है विषम है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 है, पुनीत अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर 100 मीटर चलता है और वह फिर दाएं मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। वह अंत में बाएं मुड़ता है और अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 200 मीटर चलता है। उसके कार्यालय और घर के बीच की सबसे कम दूरी कितनी है? तो उसकी दूरी है 200 मीटर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 है, एक आयत का परिमाप 30 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर है। यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 50 मीटर अधिक है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे होगा
करेक्ट आंसर लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित युग्मों में से विषम को बताइए। तो यहाँ पे विषम कौन सा है, तो यहाँ पे लकड़ी और प्लास्टिक जो है विषम है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि लकड़ी जो है प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और प्लास्टिक जो है सिंथेटिक रूप में जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, तो यहाँ पे 150 में जो है करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, एक्स का बगीचा अब मूल क्षेत्रफल से बड़ा है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।